नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 3 सितंबर और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट क्या है? कोट है, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक अनुमानित वार्षिक नई एचआईवी घटना दर किस राज्य में दर्ज की गई? आपके ऑप्शन थे ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। आप में से बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया था और इसका सही आंसर है विकल्प सी मिजोरम। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड पे जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज़ है, WHO बैक्स यूज ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। और ये जो टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं का समर्थन दिया है। 1 दिसंबर को GLP आधारित वजन घटाने की दवाओं पर WHO ने वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य है मोटापे उपचार में सुरक्षित, न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग किया जा सके। अब WHO ने जो मुख्य बातें कही उसको भी हम समझ रहे थे। GLP-1 दवाई जो है वो प्रभावी मानी गई और इसमें ये भी कहा गया है कि सिर्फ अकेले दवा से ही समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि आहार और व्यायाम भी अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ वैश्विक मोटापा संकट से निपटने में सहायक तत्व के रूप में दवाओं का उपयोग किया जाएगा। अब इसी के साथ कुछ जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो WHO की सिफारिशों के 2 प्राथमिक घटक हैं। पहला है, मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए गर्भवती महिलाओं को छोड़कर वयस्कों के द्वारा GLP-1 चिकित्सा का उपयोग सशर्त रूप से किया जा सकता है और दवाओं के साथ साथ आहार और शारीरिक गतिविधि में भी हस्तक्षेप जारी रखना चाहिए। और इसी के साथ दवाओं के बंद होने पर दीर्घकालिक प्रभावकारिता, सुरक्षा और संभावित परिणामों पर डेटा सीमित है और उनकी लागत के कारण वे कई लोगों की पहुंच से बाहर है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मोटापा एक जटिल दीर्घकालिक रोग है और ये गैर संचारी रोग जैसे कि आपका हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर का भी प्रमुख कारण बनती है। और इससे संक्रामक रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए भी खराब परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं WHO ने यह भी माना है कि GLP-1 श्रेणी की दवाएं जो है वास्तव में प्रभावी है और इनका मोटापे की वैश्विक लागत पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के अलावा मोटापे की वैश्विक आर्थिक लागत 2030 तक सालाना $3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, एससी गिव्स गो अहेड टू केरला टू अलॉट प्रिजन लैंड टू ब्रह्मोस यूनिट। और ये आपका GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है और साथ ही आपका GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो न्यूज में सीधी सी बात इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल को ब्रह्मोस इकाई के लिए जेल भूमि आवंटन की मंजूरी दे दी है। अब इसके मुख्य निर्णय को भी हम समझेंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केरल को ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रम लिमिटेड यानी कि BATL को जेल भूमि देने की अनुमति दे दी है। वहीं भूमि का उपयोग ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए दूसरी विनिर्माण इकाई बनाने के लिए किया जाएगा। अब इसमें भूमि आवंटन की बात कर लेते तो रिपोर्ट के अनुसार नटुकल थेरी खुली जेल के लिए 457 एकड़ के विशाल परिसर में 257 एकड़ भूमि को BATL, सशस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच विभाजित करने के राज्य के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। वहीं इसी के साथ BATL के लिए 180 एकड़ और SSB को बटालियन मुख्य स्थापित करने के लिए 45 एकड़ और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 32 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इसकी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि निट्टल कथेरी खुली जेल की स्थापना जो है वो 1964 में पट्टे पर ली गई जमीन पर की गई थी और 2014 में इस पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। वहीं मूल 487 एकड़ भूमि में से 2001 में 12 एकड़ केरल सहकारी प्रबंधन संस्थान यानी KICMA कॉलेज को दिया गया था और 2022 में 16 एकड़ जो वो डेयरी विकास विभाग को आवंटित की गई थी। हालांकि केरल ने यह भी कहा था कि खुली जेल ने अपने मूल उद्देश्यों के लिए 100 एकड़ से भी कम जमीन का इस्तेमाल किया है और इससे केरल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की स्थायी उपस्थिति मिलेगी, राष्ट्रीय तैयारियां मजबूत होंगी और रोजगार और स्थानीय विकास के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा जो शेष भूमि उसका उपयोग खेती और बागान के लिए भी किया जाएगा।
और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है मिलिट्री प्रेजेंस इन लक्षद्वीप टू इंक्रीज विद न्यू नेवल डिटैचमेंट। ये जो आपका टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 2 आईआर से और जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह पर सैन्य उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि नौसेना और वायुसेना दोनों ही रणनीतिक रूप से स्थित इस द्वीप समूह में विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्य बिंदुओं को भी अब हम समझ लेते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में नौसेना और वायुसेना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। अब क्षेत्र का सामरिक महत्व भी बढ़ रहा है इससे, और इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि बढ़ता नौवहन यातायात, हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी रुचि और अरब सागर में समुद्री डकैती का खतरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप द्वीप समूह के सामरिक महत्व को बढ़ा देता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ और जरूरी जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि इसे विकसित करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, ऐसा ही वहाँ के मुख्य लोगों ने कहा है। और इसी के साथ साथ लक्षद्वीप पर नौसेना की उपस्थिति नियत तरीके से होगी। वही चीफ ऑफ स्टाफ रियल एडमिरल ने ये भी कहा है कि बित्रा द्वीप पर नई नौसेना टुकड़ी लगभग पूरी हो चुकी है और नौसेना ने पहले ही वहां मानव बल तैनात कर दिया है। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि अगले साल तक ये पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगा। इससे पर्यावरण संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। वही आपको बता दें कि वायुसेना के विस्तार की बात करें तो वायुसेना पहले से ही अगत्ती पर अपनी सुविधा का विस्तार करने और मिनिकॉय द्वीप पर नया हवाई अड्डा बनाने पर काम कर रही है। साथ ही साथ दक्षिणी नौसेना कमान के अनुसार बित्रा द्वीप पर अगले साल तक एक नई नौसैनिक टुकड़ी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि लक्षद्वीप की लोकेशन भारत की समुद्री सुरक्षा का प्रमुख केंद्र है। इससे भविष्य में लॉजिस्टिक्स, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताएं मजबूत होने की भी संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है ओनली 20% ऑफ कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऑफर्स डेटा। और ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आपका स्कीम से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा न्यूज़ है इसमें पीएम इंटर्नशिप योजना की बात की गई है, इसकी उपलब्धियों की बात की गई, इसकी कमियों की बात की गई है। तो समझ लेते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, इसमें ये कहा गया है कि ये जो परियोजना है इसमें एक वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने कि अपने लक्ष्य को पार कर लिया गया और जो वार्षिक उपलब्ध अवसर है वो 1.65 लाख यानी कि लक्ष्य से भी अधिक है। इसमें 2 चरण थे और इन दोनों चरणों में 1.65 लाख इंटर्नशिप ऑफर दिए गए थे और इसमें से 33,000 यानी 20.2% ऑफर स्वीकार किए गए और स्वीकार किए गए ऑफरों में 6,618 यानी कि लगभग 20% उम्मीदवारों ने समय से पहले ही अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी है। अब हम समझेंगे इन दोनों चरणों के बारे में की करके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण के बारे में। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके पहले दौर में कंपनियों ने योजना पोर्टल पर 1.27 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए थे, जिसके लिए 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं कंपनियों ने 82,000 इंटर्नशिप ऑफर दिए, जिनमें से 8700 या 10.6% ऑफर स्वीकार किए गए थे। और इसी के साथ 26 नवंबर तक पहले दौर के 4,565 उम्मीदवारों ने अपनी इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही छोड़ दी थी। यानी कि पहले दौर में इंटर्नशिप शुरू करने वाले आधी से ज्यादा उम्मीदवार अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ गए थे। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण के बारे में भी समझ लेते हैं। इससे संबंधित डेटा को भी हम समझ लेते हैं। तो दूसरे दौर में कंपनियों ने 1.18 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए, जिसके लिए उन्हें 4.55 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए और 26 नवंबर तक कंपनियों ने 83,000 से ज्यादा प्रस्ताव दिए, जिसमें से 24,600 प्रस्ताव यानी कि लगभग 30% स्वीकार किए गए। वहीं 2,053 अभ्यर्थी या दूसरे दौर में इंटर्नशिप स्वीकार करने वाले का 8.3% अपनी इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही वापस चले गए। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की। तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024 में की गई थी और इसका उद्देश्य था 5 वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। हालांकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में इस योजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना था, जैसा कि इसने किया भी और उपलब्धि इससे ज्यादा ही रही। और इसी के साथ प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में 840 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसे कि वित्त वर्ष 2024-25 में घटाकर 380 करोड़ कर दिया गया। और ये कहा गया कि पायलट प्रोजेक्ट में अब तक 73.72 करोड़ रुपए का उपयोग हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती बजट कितना निर्धारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं: ए 380 करोड़ रुपए,
बी 840 करोड़ रुपए या सी 73.72 करोड़ रुपए या डी 1250 करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स पे देना है। जाते जाते आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है नेक्स्ट आईएएस हिंदी। तो वहां से आप जा करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।